लेट्स माइक आज का अखबार। आज का अखबार में आज हम बात करेंगे उस मोड़ की जहां डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ टकराव में फंसकर बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं और ये संकट अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रभावित कर रहा है। साथ ही समझेंगे कैसे विक्टर ऑरबान की चौंकाने वाली हार ने लोकतंत्र की वापसी का संकेत दिया है और जानेंगे कौन है पीटर माजियार, जिन्होंने 16 साल पुरानी सत्ता को हिलाकर हंगरी की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। द गार्जियन में प्रकाशित लेख, ट्रंप को इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए और अब ये सबकी समस्या बन चुका है। इस लेख में ये बताया गया है कि ईरान के साथ चल रहे टकराव को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस स्थिति में फंस गए हैं, उसका असर अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेख के मुताबिक शुरुआत में यूरोप और ब्रिटेन का रुख साफ था, ये हमारा युद्ध नहीं है तो हमारी समस्या भी नहीं। खासकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टामर के लिए इससे दूरी बनाना राजनीतिक रूप से भी सही और लोकप्रियता के फैसला था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। लेख कहता है कि अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी और टकराव बढ़ाने के फैसले ने इस संकट को वैश्विक बना दिया है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव आ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक भी अब संकट बैठक में बदल गई है। इसका असर सिर्फ बड़े देशों पर नहीं, बल्कि गरीब देशों पर और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जहां विकास उल्टा पड़ सकता है। वहीं यूरोप और ब्रिटेन जैसे देशों में भी आम लोगों की जिंदगी महंगी होती जा रही है। छोटे कारोबार प्रभावित हो रहे हैं और जरूरी चीजों जैसे दवाइयां, खाद और यहां तक कि मेडिकल उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली गैस की कमी का खतरा बढ़ रहा है। लेख इस बात पर भी चेतावनी देता है कि अगर अमेरिका ईरान जाने वाले जहाजों को रोकने या उन पर कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो ये टकराव और फैल सकता है। यहां तक कि चीन जैसे देशों के साथ सीधा संघर्ष भी हो सकता है। यानी ये संकट सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक टकराव का रूप ले सकता है। लेख के मुताबिक ट्रंप की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते तो हैं, लेकिन उन्हें रास्ता समझ नहीं आ रहा। उन्होंने पहले आक्रामक बयान दिए, फिर पीछे हटे और अब फिर से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन घरेलू राजनीति में भी उनकी स्थिति कमजोर हो रही है। अमेरिका में महंगाई और युद्ध से नाराजगी बढ़ रही है और उनके अपने समर्थकों के बीच भी मतभेद दिखने लगे हैं। इसी संदर्भ में हंगरी में विक्टर ऑरबान की हार का उदाहरण देते हुए लेख कहता है, अगर नेता जनता को आर्थिक राहत नहीं दे पाते तो उनकी लोकप्रियता टिक नहीं पाती। लेख में बोरिस जॉनसन का जिक्र करते हुए तर्क सामने रखा गया है कि भले ही अमेरिका ने खुद ये संकट पैदा किया हो, लेकिन अब यूरोप के लिए भी जरूरी है कि वो अमेरिका को इससे बाहर निकालने में मदद करे। वजह साफ है, अगर अमेरिका इस स्थिति में और उलझता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता पर पड़ेगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, ऑरबान का पतन एक हैरान करने वाली उपलब्धि। इसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑरबान का सत्ता से बाहर होना सिर्फ एक चुनावी हार नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बड़ी वापसी है। लेख कहता है, ऑरबान को अक्सर एक अपवाद के रूप में देखा गया, जैसे उन्होंने अकेले ही लोकतंत्र को कमजोर किया हो, लेकिन असल में उनका शासन हंगरी की पुरानी राजनीतिक परंपरा से जुड़ा था, जहां लंबे समय तक एक ही ताकत हावी रहती थी और सत्ता केंद्रीकृत रहती थी। यानी ऑरबान कोई अलग घटना नहीं थे, बल्कि उसी परंपरा की निरंतरता थे। लेख आगे बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऑरबान एक मॉडल बन गए थे। उन्होंने अपनी पार्टी को धीरे धीरे दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद की ओर मोड़ा, मीडिया और अर्थव्यवस्था पर मजबूत पकड़ बनाई और ऐसा सिस्टम खड़ा किया जिसे दुनिया भर के ताकतवर नेता अपनाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि उनकी हार सिर्फ हंगरी की नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति में उभर रहे अलोकतांत्रिक ट्रेंड के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। लेख हंगरी के इतिहास का संदर्भ देते हुए बताता है कि वहां लोकतंत्र की कभी बहुत गहराई से जड़ नहीं जमा पाया। 20वीं सदी में लगातार तानाशाही रही और 1956 की क्रांति जैसी कोशिशें भी टिक नहीं पाईं।
1979 में जब कम्युनिज्म खत्म हुआ तब लोकतंत्र आया जरूर, लेकिन वो आम जनता के भर आंदोलन से नहीं बल्कि ऊपर से तय किए गए समझौते का नतीजा था। इस वजह से लोगों का भरोसा लोकतंत्र में पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाया। इसी कमजोर नींव का फायदा उठाकर ओरबान 2010 में सत्ता में आए और धीरे धीरे उन्होंने संस्थाओं को अपने पक्ष में ढाल लिया। संविधान बदला, न्यायपालिका, मीडिया और चुनाव प्रणाली पर असर डाला और अपने समर्थकों को आर्थिक लाभ पहुंचाकर एक मजबूत नेटवर्क बना लिया। लेकिन समय के साथ अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने लगी, महंगाई बढ़ी, मध्यम वर्ग सिकुड़ गया और यूरोपीय संघ ने भी फंड रोक दिए। इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा। लेख के मुताबिक यही असंतोष आखिरकार चुनाव में फूट पड़ा। विपक्षी नेता पीटर माज़ियार और उनकी पार्टी टिस्जा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाकर खासकर युवाओं और शहरों में मजबूत समर्थन जुटाया। नतीजा ये हुआ कि ओरबान की पार्टी को करारी हार मिली और विपक्ष को इतना बड़ा बहुमत मिला कि वो संविधान तक बदल सकता है। आखिर में लेख का संदेश साफ है, ये जीत सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि ये दिखाती है कि मजबूत और जड़ जमा चुकी सत्ता को भी लोकतांत्रिक तरीके से हटाया जा सकता है। हंगरी, जो अब तक अलोकतांत्रिक प्रयोगशाला बन गया था, अब फिर से लोकतंत्र की मिसाल बन सकता है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख पीटर माज़ियार कौन है? वो नेता जिन्होंने विक्टर ओरबान को करारी शिकस्त दी। इस लेख में समझाने की कोशिश की गई है कि हंगरी की राजनीति में अचानक उभरे पीटर माज़ियार कैसे एक ऐसे नेता बन गए जिन्होंने 16 साल से सत्ता में बैठे विक्टर ओरबान को हरा दिया। लेख बताता है माज़ियार कोई बाहरी चेहरा नहीं थे, बल्कि कभी ओरबान पार्टी की ही वफादार सदस्य रहे। वकील परिवार से आने वाले माज़ियार ने राजनीति की शुरुआत भी उसी सिस्टम के भीतर से की, लेकिन समय के साथ भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से निराश होकर उन्होंने दूरी बना ली। लेख के मुताबिक 2024 में एक बड़े घोटाले जिसमें बच्चों से जुड़े अपराध के आरोपी को माफी देने का मामला सामने आया ने माज़ियार को खुलकर सामने आने का मौका दिया। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और खुद को एक वैकल्पिक चेहरे के रूप में पेश किया। ऐसे समय में जब विपक्ष कमजोर और बिखरा हुआ था, माज़ियार ने लोगों में उम्मीद जगाई और एक नई राजनीतिक ताकत के रूप में उभरे। आगे लेख बताता है कि उनकी पार्टी टिस्जा ने चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल कर लिया, जो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सिस्टम बदलने की ताकत देता है। उनकी जीत इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने कट्टर राजनीति के बजाय संतुलित और नीतिगत मुद्दों पर ध्यान दिया और अलग अलग विचारधाराओं के वोटरों को एक साथ जोड़ा। हालांकि लेख ये भी साफ करता है कि माज़ियार का सफर विवादों से खाली नहीं रहा। उन पर निजी जीवन से जुड़े आरोप भी लगे, जिनका उन्होंने खंडन किया और उन्हें राजनीतिक साजिश बताया। नीतियों की बात करें तो माज़ियार ने अर्थव्यवस्था सुधारने, यूरोपीय संघ से रिश्ते बेहतर करने और रूस पर निर्भरता कम करने का वादा किया है। लेकिन साथ ही वो यूक्रेन के ईयू में जल्द शामिल होने को लेकर सावधानी बरतने की बात भी करते हैं, जिससे उनकी संतुलित लेकिन जटिल विदेश नीति की झलक मिलती है। लेख का निष्कर्ष यही है कि माज़ियार की जीत ने साबित कर दिया कि ओरबान को हराना असंभव नहीं था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है, एक बटी हुई समाज और कमजोर होती संस्थाओं को संभालना। यानी उम्मीद तो जगी है, लेकिन उसे हकीकत में बदलना माज़ियार के लिए सबसे कठिन परीक्षा होगी। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.